हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो आई होप, मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपने सेहत और पढ़ाई का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो अक्सर ही न्यूज़ की हेडलाइंस बनी हुई है। तो चलिए, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे किसी भी एग्ज़ाम से तो रिलेटिव है ही साथ ये हमारे रोज़ एवरीडे लाइफ के लिए प्रतिदिन के लिए भी बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए, बिना देरी किए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और एक आर्टिकल जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह क्या होता है। आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि राजद्रोह क्या होता है, ये क्या किनके ऊपर लगाया जाता है तथा ये क्यों लगाया जाता है। देखिए दोस्तों, यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यह हमारे डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि कौन सी बातें हमें बोलना चाहिए, कौन सी बात हमें नहीं बोलना चाहिए, कौन से हमारे थॉट, कौन से हमारे विचार समाज के लिए अच्छे हैं तथा कौन से समाज के लिए हानिकारक है। तो आज हम इसके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। राजद्रोह आईपीसी की धारा 124 है। देखिए दोस्तों, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पुराना आर्टिकल है, जिसे भारतीय संविधान में एज इट इज़ लिया गया। हम कह सकते हैं ये एक अंग्रेज़ों के ज़माने का जेलर है, क्योंकि यह सर्वप्रथम सबसे पहले भारत में यह लॉ अंग्रेज ही लेके आए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी उनके खिलाफ़ कुछ बोले, कुछ लिखे या किसी भी तरह से उनकी अवमानना करे या उनकी बुराई करे। इसलिए वो अंग्रेज़ यह लॉ भारत में लेके आए थे। तो चलिए, बिना देरी के आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट काम की वजह से ये वीडियो थोड़ी लेट आई है। इस वजह से कुछ मुझे इम्पोर्टेंट काम था, इस वजह से मैं 2-3 दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब एवरीथिंग इज़ ओके एंड आई विल कंटिन्यू एवरीडे वन वीडियो अपलोडेड इन। तो चलिए, बिना देरी किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि राजद्रोह किसे कहते हैं और राजद्रोह है क्या। देखिए, भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह की परिभाषा के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या बोलता है या ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124A में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। तो राजद्रोह का मामला क्या है? यदि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान सरकार के खिलाफ कुछ ऐसी बातें लिखता है या बोलता है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करता है तथा कुछ ऐसी स्पीच दे देता है जिस स्पीच के कारण समाज में अराजकता फैलती है तथा अहिंसा का माहौल बन जाता है, ऐसे लोगों पे आईपीसी की धारा 124A के तहत मामला दर्ज किया जाता है। तो देखिए, किन लोगों पे दर्ज किया जाता है? जो सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलता है, लिखता है या आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, उनके खिलाफ ये धारा लगाई जाती है। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में यह धारा लगाना बिल्कुल ही आम हो गया, क्योंकि करंट सिचुएशन ऐसी है कि हमारी गवर्नमेंट यह नहीं चाहती कि कोई भी
किसी भी तरह की बात उनके खिलाफ बोले, उनके अगेंस्ट बोले, अगर कोई ऐसी बात बोलता है तो उनके ऊपर इसी धारा के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। और इस धारा की सबसे महत्वपूर्ण यह बात यह है कि भारत में राजद्रोह का संज्ञेय अपराध है। क्या? भारत में जो राजद्रोह है वो संज्ञेय अपराध है, अर्थात इसके तहत गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही इसके तहत दोनों पक्षों के मध्य आपसी सुलह का भी कोई प्रावधान नहीं है। यह एक ऐसी धारा जिसके तहत अगर आपने कुछ भी बोला तो आपको गिरफ्तार करने के लिए किसी भी वारंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, सीधा आपको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था 6 महीने तक, मिनिमम 6 महीने तक, और अधिकतम 2 साल तक या उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है तथा जुर्माना भी हो सकता है। तो ये इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही डेंजरस लॉ है जो हमारे संविधान में है। लेकिन आज के टाइम में गवर्नमेंट इसका मिसयूज़ कर रही है, क्योंकि अगर आपने अभी न्यूज़ में सुना है कोई भी कुछ भी अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है तो उसको तुरंत गिरफ्तार करके सीधा जेल में भेज दिया जाता है। तो यह सुर्खियों में क्यों बना हुआ है? यह सुर्खियों में इसीलिए बना हुआ क्योंकि इस धारा का मिसयूज़ गवर्नमेंट कर रही है तथा लोगों पे अत्याचार कर रही है। तो चलिए अब हम इसके राजद्रोह क्या था इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब हम चलते हैं कि राजद्रोह कानून का इतिहास क्या है या कैसे हमारे भारतीय संविधान में आया। तो चलिए, सर्वप्रथम 1870 में यह धारा आईपीसी में जोड़ी गई। कब? 1870 में, यानी आज़ादी से बहुत साल पहले। उद्देश्य ब्रिटिश राज के विरुद्ध किसी भी प्रकार के असंतोष को दबाना था, और जो 1857 के विप्लव को सफलतापूर्वक कुचल देने के बाद भी देश में कहीं न कहीं उभर जाया करता था। देखिए, 1857 की क्रांति हमने पढ़ी है, उसमें एक बहुत बड़े लेवल पे क्रांति हुई थी जिससे अंग्रेज पूरी तरह से डर गए थे तथा वो अपना राजपाट नहीं गंवाना चाहते थे। ऐसा इसलिए उन्होंने एक एक्ट पारित करा जिसके तहत उन्हें अगर कोई भी भारतीय उनके खिलाफ, ब्रिटिश अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ भी बोलता है, लिखता है या कुछ भी बातें करता है तो उसको बिना वारंट किए, बिना वार्निंग दिए उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर सकते हैं तथा उनके ऊपर मुकदमा चला के उन्हें 6 महीने से लेकर 2 साल तक या अधिकतम उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती थी। तो सर्वप्रथम यह यूज किसने करा? अंग्रेज़ों ने अपनी प्रभुसत्ता बचाने के लिए तथा भारतीयों की आवाज़ को दबाने के लिए सर्वप्रथम यह कानून अंग्रेज़ों ने 1870 में लागू किया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों के मन में बहुत रोष फैल चुका था अंग्रेज़ों के खिलाफ और भारतीय यह नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ इंडिया में एक दिन भी रहे, इसलिए वो हर दिन किसी न किसी एरिया में कुछ न कुछ होता ही रहता था। इसलिए उन्हें दबाने के लिए, इस जन आक्रोश को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने यह कानून पारित किया। सर्वप्रथम इस कानून का प्रयोग 1891 में एक अखबार के संपादक जोगेंद्र चंद्र बोस के विरुद्ध किया गया, क्योंकि उन पर आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लेख लिखा था। तो सर्वप्रथम यह कानून का उपयोग कब किया गया? 1891 में बंगाल के एक अखबार के संपादक थे जोगेंद्र चंद्र बोस, जिन्होंने अपने अखबार में अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ टिप्पणी करी थी, जिस कारण उन्हें इस कानून के तहत सर्वप्रथम पकड़ा गया। इसके बाद लाला लाजपत राय थे, उन्होंने भी अपनी अखबार पंजाब केसरी में, आई थिंक उनकी एक अखबार थी, उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों की अवमानना की तथा उनका विरोध किया, जिस कारण उनके ऊपर भी
यह के मुकदमा चलाया गया। वर्ष 1922 में महात्मा गांधी पर भी राजद्रोह का मुकदमा चला गया तथा उन्हें 6 महीने के लिए जेल में बंद किया गया। तो देखिए दोस्तों, ये कितना कितना बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट कानून, जिसका अंग्रेज़ों ने दुरुपयोग के लिए, भारतीयों को कुचलने के लिए, भारतीयों की आवाज़ को कुचलने के लिए पारित किया था। लेकिन ठीक ऐसा ही माहौल अब आज के टाइम में हमारे देश में भी देखा जा रहा है। अगर कोई भी शख्स गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलता है, कुछ भी लिखता है, तो उसे इसी मुकदमे के तहत जेल में बंद किया कर दिया जाता है। तो अब आई होप अब आपको पता चल गया हो कि राजद्रोह क्या है, या कैसे लगाया जाता है, किसके ऊपर लगाया जाता है तथा इसके क्या क्या उपाय हैं। अब चलिए हम चलते हैं इसी मामले में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में गया। कब? 26 मई 1953 को फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे केदार सिंह, जो बिहार के बेगूसराय में उन्होंने एक भाषण दिया था जो सरकार के खिलाफ था। तो सरकार ने इसी लॉ का प्रयोग करते हुए केदार सिंह पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया। तो कब? 26 मई 1953 को। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। केदार सिंह बनाम बिहार राज्य केस। तो इसमें उन्होंने बेगूसराय में एक भाषण दिया था जो सरकार के खिलाफ था, इसलिए सरकार ने उन्हें इस मुकदमे के तहत गिरफ्तार कर लिया था, उन पर मुकदमा चल रहा है। तो यह केस जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने यह बात कही कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकार के किसी भी कार्य से या किसी भी फैसले से खुश नहीं है तो वो उसका विरोध कर सकता है, उसके बारे में कह सकता है तथा उसके बारे में लिख सकता है, बशर्ते यह है कि उसकी कही गई बातों से या लिखी गई बातों से अहिंसा ना फैले। यह उसका कानूनी अधिकार है, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 15 से लेकर 35 तक, उसमें आर्टिकल 19A में हमें अभिव्यक्ति और तथा वाक की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसी अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति सरकार के किसी भी कार्य से खुश नहीं है तो वो उसकी आलोचना कर सकता है तथा उसके बारे में कुछ लिख सकता है तथा सभा इकट्ठा करके कुछ भी बोल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके इस भाषण से समाज में अहिंसा फैलने का खतरा ना हो। तो अब आपको यह पता चल गया, हमारी कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा भाषण जिससे समाज में अराजकता ना फैले, ना उसका डर हो, तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें अनुच्छेद 19A के तहत यह हमें अधिकार दिया गया, स्वतंत्र तथा अभिव्यक्ति का अधिकार। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि यह केस बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। अब इसके बाद चलिए एक और केस आया, एक केस और आया सुप्रीम कोर्ट, जिसमें है दलील दी गई कि बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995 के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया गया, जहां अदालत में स्पष्ट किया था कि केवल नारे लगाकर जैसे खालिस्तान जिंदाबाद राजद्रोह का मामला नहीं है। 1995 में एक बलवंत सिंह नाम के शख्स थे जिन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था, क्योंकि उस टाइम खालिस्तान मूवमेंट बहुत चल रहा था, इसलिए उन्होंने खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया था। तो उस टाइम की प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ भी 124 के तहत मुकदमा दायर करके उन्हें जेल में बंद कर दिया। जब यह केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट करा कि सिर्फ खालिस्तान जिंदाबाद कहने से
राष्ट्र जो साबित नहीं होता है, क्योंकि खालिस्तान जिंदाबाद कहने से किसी भी प्रकार का सामाजिक अराजकता तथा समाज में अहिंसा फैलने का कोई खतरा नहीं है। इसलिए यह केस वहाँ पे खारिज किया गया तथा उन बलवंत सिंह को रिहाई मिल गई। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि राजद्रोह क्या है। यह देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट को टॉपिक है जो आजकल सुर्खियों करंट अफेयर्स का इशू है। तो ऑब्वियसली किसी ना किसी एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो अब आपको पूरी माइंड में क्लैरिटी हो गई होगी कि सेडिशन लॉ क्या है तथा यह किस पे लगाया जाता है तथा कैसे लगाया जाता है तथा इससे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको कोई कुछ भी इस टॉपिक से समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आपके कमेंट्स का आपकी डाउट का पूरी क्लैरिटी के साथ आंसर देंगे। तो आई होप यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, आपको पूरी और सही जानकारी देना तथा आपका विकास करना, जिससे आप अपने रोज़मर्रा के कार्य में भी उपयोग में ला सकते हैं तथा यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें तो उसके लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।